पाणिनि कहते हैं कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नाट धातु से हुई मानी जाती है। हिंदी नाटकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। पौराणिक और ऐतिहासिक जो है वो कथाओं को यहाँ पर प्रख्यात कहा जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपका इस सेमेस्टर पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत यूनिट 1 जो आपके लिए नाटक का उद्भव, विकास और तत्व है, इसके बारे में ही आज मैं आपको जानकारी दूंगी। नाटक का अर्थ, नाटक शब्द नाट धातु से बना है। नाट शब्द का अर्थ है अभिनेता। अभिनेता यानी अभिनय करने वाला। अभिनय करने वाले को अभिनेता कहा जाता है, जो साहित्य रंगमंच पर नाटों द्वारा यानी अभिनेताओं द्वारा संवादों के माध्यम से अभिनय करने योग्य हो, उसी को नाटक कहा सकते हैं। तो यहाँ पर अभिनेता द्वारा जो भी संवाद किया जाता है, तो जो संवाद किया जाता है रंगमंच पर, वो संवाद के माध्यम से अभिनय करने योग्य हो, उसी को नाटक कह सकते हैं। पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का एक रूप, नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। दृश्य काव्य यानी जो देखते हैं, जो आंखों से देखा जा सकता है, वो दृश्य काव्य कहते हैं। तो नाटक जो है वो दृश्य काव्य है, क्योंकि हम उसे देखते हैं। दृश्य नाटकों को जो देखते हैं, यानी आंखों से जो देखा जाता है, उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। जो रचना श्रव्य द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रव्य यानी सुनने के द्वारा ही नहीं, यानी जो नाटकों को सुना भी जाता है, और जो है जो दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। यानी जिसे हम सुन भी सकते हैं और जो है देख भी सकते हैं। तो ऐसे यानी जो सुन और देखते हैं, वो एक जो नाटक देखने वालों में एक रस को उत्पन्न करती है, तो इसी को हम दृश्य काव्य कहते हैं या नाटक कहते हैं। परिभाषा, बहुत सारे लोगों ने नाटक जो है उस पर अपनी परिभाषा दी है, यानी अपनी मत को प्रकट किया है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने नाटक शब्द का अर्थ नाट लोगों की क्रिया है, यानी इन्होंने कहा है जो नाटक शब्द है वो उसका नाट यानी अभिनेता यानी हीरो की जो क्रिया है वो है, इस तरह से भारतेंदु जी ने कहा है। फिर कहते हैं कि दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक, रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है, इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक, दृश्य जो देखा जाता है उसकी संज्ञा जो है रूपक। फिर रूपकों में नाटक ही सबसे क्या है, मुख्य है। जो दृश्य द्वारा जो देखा जाता है उसमें सबसे प्रमुख जो है वो दृश्य काव्य ही है, यानी वो नाटक ही है, इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं। फिर नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि नाटक गद्य का वो रूप है जो कि नृत्य यानी डांस, संवाद, वार्तालाप और जो संगीत आदि के माध्यम से जो है रंगमंच पर यानी स्टेज पर जो है अभिनय किया जा सकता है, इस तरह से भी क्या है भारतेंदु जी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए पाणिनि कहते हैं कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नाट धातु से हुई मानी जाती है। ये कहते हैं कि नाटक शब्द की उत्पत्ति ही नाट धातु से हुई, इस तरह से पाणिनि कहते हैं। फिर भरत मुनि, संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है।
बोलते हैं कि संपूर्ण संसार, इस जगत के भावों का जो अनुकीर्तन है वही क्या है, नाटक है। इस तरह से जो है भरत मुनि कहते हैं। बाबू गुलाब राय नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकोचित करके उसका सजीव पात्र द्वारा एक चलते फिरते साप्राण रूप में अंकित किया जाता है। यहाँ पर बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति है, नाटक में जो है इंसानों के जीवन की अनुकृति है, और जो है और वो कहते हैं कि इसको शब्दगत, शब्दों में डालकर क्या है, जीवन की जो अनुकृति है उसे शब्दगत यानी शब्दों में डालकर संकेतों से क्या है, संकोचित करके उसका सजीव यानी सजीव पात्रों द्वारा, जो जीवित पात्रों द्वारा जो है एक चलते फिरते सब प्राण रूप में अंकित किया जाता है। चलते फिरते प्राणों के रूप में इसे क्या है किया जाता है, संकीर्णी इसे जो है अंकित किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है बाबू गुलाब राय कहते हैं। फिर प्राचीन संस्कृत आचार्य ने काव्य के दो भेद किए। यहाँ पर प्राचीन संस्कृत के जो आचार्य हैं काव्य के दो भेद किए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आता है। नाटक काव्य का सर्वाधिक रमणीय रूप, सर्वाधिक रमणीय बहुत सुंदर सा एक रूप जो है दृश्य काव्य है। फिर इसीलिए मनुष्यों की रुचि इसके और अधिक रमती है, जो बहुत ज्यादा ही इसमें क्या है रस है जो दृश्य काव्य है उसमें, और इसीलिए क्या है मनुष्यों की जो रुचि है यानी मानवों की रुचि जो है इसमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, उससे बहुत ज्यादा दृश्य काव्य से लगाव होता है। हिंदी में नाटक साहित्य को लेकर उनके अनेक मतभेद, यहाँ पर देखिए नाटक साहित्य को लेकर बहुत सारे मतभेद। यहाँ पर क्या है नाटक साहित्य जो है इसके बारे में अनेक मतभेद है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने 1289 में दशरथ ओझा ने जो इनके द्वारा रचित गाय सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक सिद्ध किया। 1289 में जो दशरथ ओझा ने गाया सुकुमार रास जो रचा था उसको हिंदी की प्रथम उपलब्धि मानी गई है। तो हिंदी का प्रथम नाटक सिद्ध यानी प्रथम उपलब्धि जो कि नाटक है इसे माना गया है, प्रथम नाटक को माना गया है। लेकिन यहाँ पर किंतु डॉक्टर गणपति चंद्र ने इसे रासा श्रेणी का काव्य कहा है। ये डॉक्टर गणपति चंद्र तो वो कहते हैं कि ये रासक या रासा श्रेणी का काव्य है, रासा या रासा श्रेणी का काव्य है। इसलिए इसे जो है वे इसमें असहमति को प्रकट करते हैं कि ये हिंदी का प्रथम नाटक नहीं है। इस तरह से अपनी असहमति को यहाँ पर बताते हैं। फिर तथा उसे हिंदी का प्रथम नाटक मानने में असहमति व्यक्त की है। कुछ विद्वानों ने ब्रजभाषा में रचित पौराणिक नाटकों के द्वारा हिंदी नाटकों के जन्म को मान्यता प्रदान की है। कुछ विद्वान जो है हिंदी नाटकों की जो रचना है वो पौराणिक से ही हुई है, पुरातन काल से ही हुआ है और नाटकों का जन्म जो है तभी से हुआ था। इस तरह से उन्होंने मान्यता यहाँ पर प्रदान की है। इसके विपरीत हरप्रसाद शास्त्री ने अनुसंधानों में हिंदी नाटक के उद्गम के प्रश्न को उन प्रचलित जन नाटकों की परंपरा से जोड़ दी है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित थी। जिस समय भारत के पूर्व प्रदेशों मैथिली, अस्साम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य का विकास हो रहा था, उसी समय ब्रज क्षेत्र में रास लीला नाटकों का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर देखिए फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि ये पौराणिक से ही नाटक का उद्भव जो है हुआ था, उसे मान्यता दी। तो यहाँ पर जो
हर प्रसाद शास्त्री इन्होंने अनुसंधान करके यानी रिसर्च करके इन्होंने कहा हिंदी नाटकों का उद्गम जो है उसके उद्गम के प्रश्न को उन प्रचलित जन नाटकों की परंपरा यानी जो जन नाटक हुआ करते थे, सामान्य लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो नाटक किया करते थे उससे जोड़ते हुए कहते हैं कि जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित थी, यानी वो नाटक 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो सामान्य जन जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में नाटक जो है किया करते थे, उससे इन्होंने जोड़ा है। फिर कहते हैं कि जिस समय भारत के पूर्व प्रदेश मैथिली, असम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य का विकास हो रहा था, उसी समय ब्रज क्षेत्र में रासलीला नाटकों का उद्भव हुआ। तो मैथिली है, असम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य जो है वो वहां पर किए जा रहे थे। तो उसी समय जो है ब्रज में रासलीला नाटकों का भी विकास हो रहा था, वहां पर क्या है उद्भव हो रहा था, प्रारंभ हो रहे थे, जो कि रासलीला जो नाटक है वो प्रारंभ हो रहे थे, उसका उद्भव हुआ। इस तरह से जो है यहाँ पर हर प्रसाद शास्त्री जो है वो कहते हैं। बंगाल में यात्रा बिहारी में विदेशियों अवधि पूर्वी हिंदी ब्रजभाषा तथा कड़ी बोली में रास, स्वांग, नौटंकी आदि जन नाटकों की धारा प्रभावित हो रही थी। यहाँ पर बंगाल में जो है यात्रा बिहारी में विदेशिया अवधि पूर्व हिंदी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में रास, स्वांग नाटकों की आदि जन नाटकों की धारा जो है वहां पर प्रभावित हो रही थी, उस प्रदेशों में ये प्रभावित हो रही थी। एक सीमा तक हिंदी नाटकों की अभिवृद्धि में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो एक सीमा तक जो है हिंदी नाटकों की अभिवृद्धि में अपनी भूमिका जो है ये निभाती रही। 19वीं शताब्दी के आसपास पारसी कंपनियों का समय आता है, उन्होंने भी हिंदी नाटकों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पर जो क्या है 19वीं जो शताब्दी के आसपास जो पारसी कंपनी वालों का समय था, उस समय वो अपने बिजनेस के लिए एक छोटे मोटे नाटक जो है वहां पर किया करते थे। उन्होंने भी नाटकों की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर हर एक नाटक का वास्तविक आरंभ भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया गया है। ये सब जो है इसमें मतभेद था हिंदी नाटकों के बारे में, लेकिन वास्तव में हिंदी नाटकों का आरंभ जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है उन्हीं के समय से हुआ, उन्हीं से ही स्वीकार किया गया। नाटक का उद्भव और विकास आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के युग में। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। उस काल के भारतेंद्र तथा उनके समकालीन नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की। जो है जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं और उनके समकालीन और भी जो नाटककार हैं, इन्होंने क्या है लोक चेतना के लिए, लोगों के चेतना के लिए, उनके मनोरंजन के लिए जो है यहाँ पर नाटकों की रचना की। इसीलिए उस समय की सामाजिक समस्याओं को नाटकों के अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। तो यहाँ पर उस समय जो नाटक समाज में जो समस्याएं थी, उस समस्याओं पर नाटक जो है बनाए गए और उस समस्याओं के बारे में ही नाटकों को लिखा गया और नाटकों को वहां पर किया गया। तो वो सामाजिक समस्याओं को नाटकों के अभिव्यक्त होने का एक अच्छा अवसर भी उस काल में हुआ। फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विधि के उद्भव के संबंध में कहा है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के द्वारा कहा है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से जो है ऐसी विद्या की रचना करने की एक प्रार्थना की। तो यहाँ पर उनके इस कथन से ब्रह्मा ने ऋग्वेदा से पाठ्य, समवेदा से गायन और यजुर्वेदा से अभिनय और अथर्ववेदा से रस ग्रहण करके इस
नाटक वेद नामक पंचम वेद की रचना की। तो यहाँ पर भारत मुनि ने नाटक के उद्भव के संबंध में कहते हैं कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि एक ऐसी विद्या की रचना करें। तो यहाँ पर सभी के कथन पर ब्रह्मा ने जो है, पहले तो उन्होंने ब्रह्मा ने ऋग्वेदा से पाठ्य और समावेदा से गायन, यजुर्वेदा से अभिनय और अर्थर्वेदा से क्या है रस ग्रहण करके जो पांचवा वेद है नाटक, जो पांचवा वेद है नाट्य, उसकी रचना की। इस तरह से भरत मुनि ने नाटक के उद्भव के बारे में कहते हैं। 1850 में आधुनिक नाटक गतिविधि का उद्भव बांग्ला, कर्नाटक और केरल में भी हुआ, जिसने भारतीय नाटक के इतिहास को आगे बढ़ाया। फिर 1858 से मुंबई और गुजरात के कई शहरों में, मुख्य रूप से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में गुजराती और उर्दू नाटकों का मंचन शुरू हुआ। 1850 में आधुनिक नाटक गतिविधि का उद्भव जो है, 1850 में जो है नाटकों का उद्भव जो है बांग्ला, कर्नाटक और केरल में, यानी केरला में जो है ये क्या है नाटक हुए, जिसमें भारतीय नाटक के इतिहास को आगे बढ़ाया, जिसने भारतीय नाटक के इतिहास को आगे बढ़ाया। फिर 1858 से मुंबई और गुजरात के कई शहरों में जो है, मुख्य रूप से अहमदाबाद और सूरत, बड़ौदा में गुजरात और उर्दू नाटकों का मंच भी शुरू हो गया था। उर्दू भाषा में नाटकों का जो मंच है वो शुरू हो गया था। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया है। इन सारी भाषाओं में इन्होंने नाटकों को रचा है, अपना योगदान दिया है। इसीलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का हिंदी रंगमंच के पिता के रूप में जाना जाता है। हिंदी रंगमंच के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। आधुनिक हिंदी नाटक सन 1850 ईस्वी के बाद हिंदी नाटकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। ये 4 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया। भारतेंदु युगीन नाटक जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक आता है, 1850 से लेकर 900 ईस्वी तक आता है, यानी 1900 ईस्वी तक आता है। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही होता है। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा के प्रति गहरी पीड़ा थी। इस गहरी पीड़ा का कारण देश प्रेम था। तो हिंदी नाटकों का आरंभ जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उस जमाने में जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनके समकालीन, उनमें जो है देश की जो दुर्दशा है देश की सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक दुर्दशा के प्रति इनको गहरी पीड़ा थी। इस पीड़ा ने ही जो है, इस पीड़ा का कारण ही देश प्रेम था। तो इसीलिए इनके साहित्य में समाज को जागरूक करने का संकल्प है और नाटक के कई विषय वस्तु के रूप में देश प्रेम का भाव प्रमुख। तत्कालीन समय में समाज को जागरूक करने में नाटक प्रमुख भूमिका निभाती है। भारतेंद्र जी ने अपने नाटकों के माध्यम से आशा की एक किरण जगाने की कोशिश की। इन्होंने काफी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बांग्ला तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। तो जो देश प्रेम था, उस समय जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो दुर्दशा थी, देश की दुर्दशा थी, उस पर इन्होंने जो है यहाँ पर वो क्या है देश को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे नाटकों की रचना की। और जो क्या है यहाँ पर इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे। फिर बांग्ला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी इन्होंने किया। तो
इस तरह से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने क्या है अपने काल में नाटकों का उद्भव किया और नाटकों को जो है आगे क्या है विकसित किया। द्विवेदी युग, इनका युग जो है 1901 से लेकर 1920 तक माना जाता है। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का खड़ी बोली गद्य के विकास में बड़ा योगदान है। इस काल में विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अनुवाद बड़े पैमाने में हुआ। तो इनके युग में जो है नाटकों का अनुवाद जो है दूसरी भाषाओं में बड़े पैमाने में हुआ। तो जो विभिन्न भाषाओं के जो नाटक होते हैं उसका अनुवाद बड़े पैमाने में बहुत ज्यादा ही हुआ। फिर बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन हुआ। तो क्या है यहाँ पर बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों को जो है हिंदी अनुवाद का प्रकाशन हुआ, यानी इन सब जो अन्य भाषा में थे उन नाटकों को हिंदी अनुवाद का प्रकाशन हुआ, यानी हिंदी में अनुवाद किया। फिर इस काल के मौलिक नाटककारों में किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और शिवनंदन सहाय आदि उल्लेखनीय। उस काल के जो क्या है काल के जो नाटककार हैं उनमें से जो है किशोरी लाल गोस्वामी और अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद, शिवानंद सहाय आदि जो है आते हैं, उल्लेखनीय है। प्रसाद युगीन नाटक जो 1921 से 1936 तक 1921 से 1936 ईस्वी तक माने जाते हैं। तो क्या है इनका युग जो है 1921 से 1936 तक माना जाता है। तो नाट्य रचना में व्यक्त गतिरोध को समाप्त करने वाली व्यक्तित्व के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हो। उस वक्त नाटक रचना में व्यक्त गतिरोध को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का जो है वहां पर आगमन होता है इस काल में। तो प्रसाद जी ने नाटकों में सांस्कृतिक चेतना का विकासमान रूप देखने को मिलता है। प्रसाद जी की नाटकों में जो है सांस्कृतिक चेतना और विकासमय रूप को देखने को मिलता है। इसमें इतिहास और कल्पना के संगम से वर्तमान को नई दिशा देने का प्रयास ही महत्वपूर्ण है। इनके नाटकों में जो है क्या है इतिहास और कल्पना से जो संगम है, उसे संगम से वर्तमान को नई दिशा जो दिखाने का एक प्रयास किया है, इसीलिए इनके जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है प्रसाद उत्तर युगीन नाटक जो 1937 से अब तक जो नाटक है वो है। तो प्रसाद उत्तर युगीन नाटकों में यथार्थ का स्वर प्रमुख, यथार्थ का स्वर जो है प्रमुख, स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण के रूप में नाटकों में व्यक्त हुआ। आदर्शवादी प्रवृत्तियां प्रसाद उत्तर काल का संगम इस काल को नई दिशा की ओर उन्मुख करता है। प्रसाद उत्तर युग नाटकों में यथार्थ का स्वर जो है बहुत ही प्रमुख और स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य पुनरुत्थान और ये पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण जो है पुनर्जागरण के रूप में नाटकों में व्यक्त हुआ है। पुनर्जागरण का एक संदेश जो है इनके नाटकों में यानी प्रसाद उत्तर युगीन नाटकों में हमें देखने को मिलता है। और आदर्शवादी प्रवृत्तियां और प्रसाद उत्तर काल का संगम इस काल को नई दिशा की ओर उन्मुख करता है। ये काल जो है नाटकों के द्वारा एक नई दिशा को कहे एक नई दिशा की ओर ले जाता है। फिर प्रसाद युगीन नाटकों में यानी रोमांटिक भावबोध और सांस्कृतिक चेतना सामाजिक जीवन दर्शी के माध्यम एक खामी के रूप में था। प्रसाद उत्तर युगीन नाटकों में उपेंद्रनाथ अश्क पहले नाटककार थे जिन्होंने हिंदी नाटकों को रोमांटिक भावबोध से बाहर निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। तो प्रसाद युगीन नाटकों में रोमांटिक भावबोध, सांस्कृतिक चेतना
और सामाजिक जीवन दर्शन के माध्यम एक खामी के रूप में थी। जीवन दर्शन के रूप में एक खामी यानी एक कमी थी, जो कि यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने, पहले नाटककार थे जिन्होंने, उपेंद्र नाथ अश्क जी एक पहले नाटककार थे जिन्होंने नाटकों को रोमांटिक भावबोध से बाहर निकालकर इन्होंने आधुनिक भावबोध से जोड़ा। नाटक के तत्वों के बारे में अब हम जानेंगे। नाटक के तत्व, किसी भी नाटक में इन 7 तत्वों का होना आवश्यक है। जब नाटक, कोई नाटक है तो उसमें ये 7 तत्व आवश्यक है उस नाटक में होना। एक है कथावस्तु, दूसरा पात्र का चरित्र चित्रण, परिवेश, भाषा और संवाद, शैली, अभिनेता, उद्देश्य। ये 7 तत्व जो है हर एक नाटक में बहुत ही आवश्यक है। कथावस्तु, नाटक के कथानक को कथावस्तु कहते हैं। नाटक में जो कहानी है उसी को कथावस्तु कहा जाता है। तो यहाँ कथानक 3 प्रकार के होते हैं। ये कथानक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रख्यात, उत्पाय और मिश्र। पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक को प्रख्यात, काल्पनिक कथानक को उत्पाय और इन दोनों के मिश्रण रूप को कथानक कहते हैं। यानी पौराणिक और ऐतिहासिक जो है वो कथाओं को यहाँ पर प्रख्यात कहा जाता है और जो है काल्पनिक कथाओं को उत्पाय कहा जाता है और इन दोनों के मिश्रण को जो है मिश्रित रूप को कथानक कहते हैं। मिश्रित रूप को कथानक जो है कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण से जो बने हुए नाटक को मिश्रित रूप को कथानक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाटक के विकास की दृष्टि से उसकी कथावस्तु को 2 रूपों में बांटा जा सकता है, एक आधिकारिक और दूसरा जो है प्रासंगिक। एक आधिकारिक, एक प्रासंगिक, इन 2 रूपों में बांटा जा सकता है। तो प्रारंभ से अंत तक चलने वाली कथा को आधिकारिक और इस कथा के विकास में सहायक प्रसंगवश चलने वाली कथा को प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कहानी यानी कथावस्तु चलती है, कहानी चलती है, उसे जो है आधिकारिक कहा जाता है और इस कथा के विकास में सहायक जो प्रसंगवश चलने वाली कथा को जो है प्रासंगिक कथावस्तु कहा जाता है। नाटक की कथावस्तु यथार्थ, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी की यानी कथावस्तु जो है, यानी नाटक का जो कथावस्तु है वो जो है संभव, यथार्थ, संक्षिप्त और जो है स्पष्ट होनी चाहिए। वो कहानी जो है स्पष्ट होनी चाहिए। नाटक कथावस्तु यदि कल्पना से गढ़ी जाए तो भी वो इतनी यथार्थी होनी चाहिए कि पाठक उसको समाज की एक घटना के रूप में स्वीकार करे। अगर काल्पनिक नाटक भी हो तो उसकी कथावस्तु ऐसी होना चाहिए कि क्या है, यहाँ पर जो लोग हैं वो समाज की घटनाओं से उसे जोड़े, ऐसी कथावस्तु होनी चाहिए। चाहे वो पौराणिक हो, ऐतिहासिक नाटक हो या कोई क्या है काल्पनिक घटना पर दर्शाई हुई नाटक हो, तो वो क्या है इतना यथार्थ होना चाहिए कि वो समाज की एक घटना की तरह हो। तो यहाँ पर उसे समाज की घटना के रूप में जो है स्वीकार भी करे। नाटककार की सफलता इस बातों में निहित होती है कि वो कथानक को कम से कम विस्तार दे और उसे अधिक से अधिक स्पष्ट करे। कथाकार यानी नाटककार की सफलता इन बातों में होती है कि जो कि कथानक को कम से कम, कथानक को जो है कम से कम विस्तार दे, वो उसे जो है अधिक से अधिक स्पष्ट करे। पात्र का चरित्र, यहाँ पर नाटक के कथानक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पात्र कहा जाता है। नाटक में जो कैरेक्टर्स उसे जो है पात्र कहा जाता है, जो कि यहाँ पर मुख्य नाटक के तत्व इन पात्रों पर आधारित होते हैं। नाटक के सभी तत्व इन पात्रों पर जो है आधारित होते हैं। सभी जो तत्व हैं इन पात्रों पर आधारित होते हैं। नाटक के
प्रधान पात्र को नायक और प्रधान पात्रा को नायिका कहते हैं। प्रधान पात्र को नायक यानी हीरो कहते हैं और प्रधान पात्रा को नायिका यानी हीरोइन कहते हैं। नाटक की विशेषता इस बात में होती है कि उसमें कम से कम पात्र, उसका कम से कम विस्तार हो, परंतु पात्रों का चरित्र उभर कर सामने आए और कथानक अपने में पूर्ण प्रतीत। नाटक की जो विशेषता है वो इन बातों से होती है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो कम से कम हो और वो क्या है, पात्रों का चरित्र जो है उभर कर सामने आए। फिर कथानक अपने में पूर्ण प्रतीत, सारी कहानी जो है अपने आप में बहुत ही पूर्ण प्रतीत हो। इस तरह से क्या है, पात्र जो है उनको निखर कर नाटक में आना चाहिए। नाटककार की सफलता इस बात पर बहुत कुछ आधारित होती है कि वो पात्रों के चरित्र चित्रण में यथार्थ परिस्थितियों का सृजन किस सीमा तक कर पाता है। नाटक में पात्रों का दो विभाजन कर सकते हैं। पहला प्रमुख पात्र जिसमें नायक, नायिका और खलनायक, विदूषक आदि। दूसरे हैं गौण पात्र जिसमें कुछ सहायक पात्र आते हैं, जिसमें छोटे मोटे पात्र, कुछ सहायक पात्र आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कि नाटककार की सफलता जो है इस बात पर बहुत कुछ आधारित होती है, आधारित करता है कि वो पात्रों के चरित्र चित्रण में यथार्थ परिस्थितियों का सृजन किस सीमा तक करता है। यानी जो नाटक है, जो नाटक की कहानी है, उस पर जो अभिनय करते हैं पात्र, जो वहां पर कैरेक्टर्स आते हैं, उनको किस प्रकार वहां पर क्या है संवाद देकर उनका जो वहां पर जो कार्य रहता है, पात्रों का जो अभिनय होता है, वो किस तरह से निखर कर आता है, उस पर निर्भर होता है। और प्रमुख रूप से पात्रों का दो विभाजन किया जाता है। प्रमुख पात्र में हीरो, हीरोइन और खलनायक और जो है विदूषक, और क्या है दूसरे भाग में यानी दूसरे पात्र में जो है जो गौण पात्र होते हैं, जो कि छोटे छोटे क्या है कैरेक्टर्स इस नाटक में होते हैं, उनको यानी छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, ऐसे दो विभाजन क्या है यहाँ पर पात्र परिचय में हम देख सकते हैं। यानी कैरेक्टर्स में जो नाटक के कैरेक्टर्स हैं यानी पात्र हैं, उनमें हम दो विभाजन कर सकते हैं। इसका और एक तत्व है नाटक का परिवेश। परिवेश का मतलब है देश काल। कभी भी नाटक में वर्णित घटनाओं का संबंध किसी स्थान एवं काल से होता है। यानी परिवेश का मतलब है जो नाटक किस काल में रचा गया है और उस देश काल का वर्णन होता है, तो उसी को परिवेश कहते हैं। यहाँ पर देखिए, देश काल कभी भी नाटक में वर्णित घटनाओं का संबंध किसी स्थान एवं काल से होता है। नाटक में स्वाभाविकता लाने के लिए यह जरूरी है कि अगर ग्राम से संबंधित हुआ हो तो नाटक में ग्राम के परिवेश का चित्रण आवश्यक है। जैसे घर, नदी, नाले, खेत, प्रकृति, पहनावा, चाल ढाल, भाषा आदि। इस प्रकार यदि घटना शहर की हो तो वहां के वास्तविक प्रवेश का चित्रण अधिक स्वाभाविक होगा। तो परिवेश से यहाँ पर नाटक के तत्वों में अगर कोई नाटक ग्रामीण यानी गांव पर दर्शाया गया है तो वहां का परिवेश भी, वहां का वातावरण भी जो है खेत खलियान, नदी और जो है पहनावा, जो वहां के जो पहनावा भी जो है गांव का ही हो और भाषा भी। और अगर शहर से संबंधित नाटक रचा गया हो तो उसका परिवेश शहर से हो। जैसे कि क्या है यहाँ का जो शहर का वातावरण है, इस प्रकार यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की जो शहर में बात करने वाली भाषा, सब इसी तरह ही होना चाहिए। भी एक नाटक का तत्व है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप जो है, जैसे शहर में अगर कोई नाटक शहर से संबंधित रचा गया हो तो उनकी भाषा, वेशभूषा वैसी ही होनी चाहिए। अगर गांव में तो वैसा ही जो है प्रकृति, वैसा ही यानी वहां के अनुकूलन जो भी जो है वातावरण होता है वैसे होना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर
देखिए, अगर महाभारत का कोई नाटक जो किया जा रहा हो, तो अर्जुन अगर हवाई जहाज में आए रथ के बदले और जो है तीर के बदले अगर वो एटम बम बरसाए, तो इस पर जो दर्शक है उन पर कैसा असर होगा, आप सोच सकते हैं। इसीलिए नाटक में जो है परिवेश जो है बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसीलिए ये भी एक तत्व है, यानी नाटक जब रचना करे तो उसका परिवेश जो है बहुत ही क्या है, आवश्यक है, क्योंकि परिवेश से ही नाटक में एक निखार आता है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अर्जुन अगर रथ के बदले हवाई जहाज में आए और तीर के बदले अगर एटम बम हवाई जहाज से डाले युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, तो कैसे दर्शकों पर जो देख रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अब अगर विचार करें तो परिवेश कितना महत्व रखता है इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो परिवेश जो है क्या है, नाटकों में बहुत ही आवश्यक है। भाषा और संवाद, नाटककार के लिए यह जरूरी है कि अपनी रचना में वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि जिसमें स्वाभाविकता, रोचकता तथा सजीवता हो। विषय के अनुरूप वाक्यों में सार्थक रूप धारण कर भावों की अभिव्यक्ति करना है। नाटक में बोलचाल की भाषा सरल होनी चाहिए। विरोध भाषा में लिखे नाटकों को पढ़ने से सामान्य भाषा में लिखे नाटक अधिक आनंद देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाटक की जो भाषा शैली है, जो कि वहां पर डायलॉग्स वगैरह लिखे जाती है, वो जो है बहुत ज्यादा ही रोचक और भाषा जो है स्पष्ट हो और इसमें जो है आसानी से सभी को समझ में आए ऐसी भाषा हो। और जो कि यहाँ पर नाटकों में बोलचाल की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। सामान्य भाषा में, दूसरी भाषा में लिखे हुए नाटक से अधिक जो सामान्य भाषा में लिखे गए जो नाटक बहुत ज्यादा आनंद देते हैं। इसकी शैली, रंगमंच की दृष्टि से नाटक की कई शैलियां, एक भारतीय शास्त्रीय नाटक शैली और पाश्चात्य नाटक शैली, इसके अतिरिक्त विभिन्न लोक नाटक शैलियां भी हैं, जैसे स्वांग, यात्रा, रामलीला और जो है रासलीला आदि। ये सब अलग अलग शैलियां हैं, यानी भारतीय नाटक भी हो सकते हैं, पाश्चात्य नाटक, स्वांग और क्या है वहां पर रामलीला, रासलीला, ये सब नाटक की अलग अलग शैलियां हैं। अभिनय नाटक का प्रधान तत्व है। यदि किसी नाटक को रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो फिर उसे नाटक नहीं कहा जा सकता। यानी अभिनय यानी हीरो द्वारा कोई नाटक वहां पर क्या है अपने अभिनय नहीं किया जाता तो वो क्या है, नाटक ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभिनय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही आवश्यक है। अभिनय यानी एक्टिंग नाटक में जो है बहुत ही आवश्यक है। बिना अभिनय के कोई भी नाटक जो है नहीं हो सकता। तो नाटक गद्य की अन्य विधाओं में किसी अर्थ में भिन्न होता है। पात्र अनुकूलन, वेशभूषा, भाषा एवं आचरण से अभिनय सजीव हो जाता है। अतः नाटकों में इन सब का निर्वाह होना आवश्यक है। नाटक गद्य की अन्य विधाओं में किसी अर्थ में भिन्न होती है। ये जो है पात्र अनुकूलन यानी कैरेक्टर के अनुसार वेशभूषा, उसकी भाषा और जो है आचरण से अभिनय जो है सजीव हो जाता है। तो अतः नाटकों में इन सब का निर्वाह होना बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्य, पाश्चात्य समालोचक नाटकों के उद्देश्य तत्व पर विशेष बल देते हैं। उसका स्पष्टीकरण है कि नाटककार पौराणिक या ऐतिहासिक नाटक घटनाओं का वर्णन करने के उद्देश्य से नाटक नहीं लिखता, अपितु उसके माध्यम से वो कुछ मूल आदर्श को प्रस्तुत करता है। पाश्चात्य समालोचक नाटक के उद्देश्य जो है ऐतिहासिक या पौराणिक या काल्पनिक, जो भी काल्पनिक हो या ऐतिहासिक घटना हो या क्या है ऐतिहासिक हो या पौराणिक घटनाओं को बताने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता, बल्कि नाटककार का उद्देश्य जो है
नाटक के माध्यम से वो कुछ मूल आदर्शों को जो है वो समाज के सामने लाना चाहता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आदर्श को प्रस्तुत करना ही उसका उद्देश्य होता है। नाटक में नाटककार जो कहना चाहता है उसे उद्देश्य कहते हैं। नाटककार नाटक के द्वारा समाज को कुछ क्या है, यानी समाज को कुछ कहना चाहता है, तो वही उसका उद्देश्य है। और किसी भी नाटक को समझाने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम नाटक को अच्छे से समझें, फिर उसके संदेश को पहचाने और उसके बाद नाटक के साहित्य, ऐतिहासिक, सामाजिक मूल्यों का निर्णय करें। तो कोई भी नाटक हो, उसे पहले उस नाटक को अच्छे से समझे, फिर जो है वो नाटक जो है वो नाटक के संदेश को समझे, नाटक को अच्छी तरह से समझे, फिर उस नाटक के संदेश को समझे और उसे पहचाने, और उसके बाद नाटक की साहित्य और ऐतिहासिक, सामाजिक मूल्यों का निर्णय करें। फिर जो है उदाहरण के तौर पर, जैसे सुखद नाटकों का अंत सुख से होता है, दुखद नाटकों का अंत दुख से होता है, ये उदाहरण के तौर पर है। तो यहाँ पर नाटककार का उद्देश्य समाज को वो अपनी बात क्या है उससे मिलने वाली नीति से, उसके आदर्शों से ही हमें पता चलता है। तो ये क्या है, नाटक के तत्वों के अंतर्गत आता है। तो आज मैंने आपको नाटक की अर्थ, परिभाषा और जो है नाटक के विकास के बारे में बताया, साथ ही साथ इसके तत्वों के बारे में बताया। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।